अब ध्यान सुनना, अब हेड ना लेंगे आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगला टॉपिक हमारा क्या है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब बेटा ये कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको लिखिए कम से कम 10 स्टार, 5 स्टार कम पड़ जाएगा तो 10 स्टार कर लीजिए। अच्छा आप लोगों को, अरे मैंने कहीं सिलेबस रखा था, सिलेबस है सबके पास आपका अपना, तो इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेशल दिया उसने, इंडेक्स प्रॉपर्टी नहीं भी दिया तो ही पढ़ना होता। इसका बोलो इंडेक्स प्रॉपर्टी से क्या नहीं आने, क्वेश्चन आने ही आने, जो कि श्योर है। अब ध्यान सुनना, अब अगला क्या आपका पार्टिकल साइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ध्यान सुनना, अगर टॉपिक समझ नहीं आएगा तो मैं उदाहरण की मदद से समझा दूंगा, लेकिन अपने हथियार मत छोड़ना कि सर मेरे तो समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ी देर अपना फोन छेड़ लेता हूँ। भाई साहब मैंने बोल दिया कितना स्टार है, 10 स्टार है, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज के। अब ध्यान सुनना, तो समझा ही देंगे अगर समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अभी तक हमने क्या क्या CO एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम ये सोचिए हम अभी कहाँ बैठे हुए हैं, लैब में बैठे हो, लैब में सारी सॉइल पढ़ रहे हैं, और पूरे सॉइल को ये सोचना है कि सारी चीजें चल कहाँ रही है, लैब में चल रही है। अब हमने लैब में अपना CO एनालिसिस को अरेंज कर दिया, आपको CO एनालिसिस की थ्योरी पता चल गई कि किसके लिए यूज करता है, कोर सीविंग कौन सी होती है, फाइन सीविंग कौन सी होती है। आपको जाना अपने लैब में जाकर सबसे पहले अपने सीव को अरेंज कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिफरेंट साइज के सीव को अरेंज करने के बाद उसको 10 से 15 मिनट क्या किया, हमने शेक किया। शेक करने के बाद जितना क्या बचा उसके अंदर रेजिडुअल बचा, उसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ऊपर एक सीव ये रखी, दूसरी सीव आपने ये रखी, फिर तीसरी सीव आप लोगों ने नीचे रखी, फिर आपने चौथी रखी, फिर आप लोगों ने मान लो लास्ट में जो भी आपने पेन रखा है ना, आपने रखा। इसका जो भी वेट बचा, अच्छा क्या आप मुझे बताइए कि जो वेट आपने ऊपर डाला था वो आपको पता होगा ना, अरे क्योंकि आपने डाला, आपने कहा सर मैंने फॉर एग्जांपल 1000 ग्राम डाला, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, तो 1 किलो सॉइल उठा के लाए और उसको आप लोगों ने सीव किया। तो डिफरेंट सीव में जो आपका रुका उसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। एक चीज किधर, तो सबसे पहले जो आपका सीव एनालिसिस का जो आपका रिजल्ट है उनको हम नोट करेंगे सबसे पहले। तो रिजल्ट क्या मिला सीव एनालिसिस का, कि अलग अलग सीव में कितना रुका, ये पता चल जाएगा आप लोगों को। अरे 80 mm के ऊपर कितना रुका, इसके ऊपर कितना रुका, सब पता चल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि सारी चीज आपके आंख के सामने तो पता चलेगा ही। अरे है ना, बोलिए। तो हम क्या करेंगे, जो इसके रिजल्ट्स हैं किसके, सीव एनालिसिस को, उनको हम एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, सीव साइज। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कि सीव साइज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर आपका सीव क्या साइज, सीरियल नंबर ही क्या है, सीव साइज। और यहां पर हम लिखेंगे अगले कॉलम में ये रिजल्ट कहां से मिले हमें, ये सीव एनालिसिस हमने किया तब मिले। अब ध्यान सुनना, यहां पर लिखेंगे हम वेट, WEIGHT, वेट रिटेन का मतलब क्या है, कितना रुका इन ग्राम्स। अब ग्राम में लिखे, तो अब आपने बोला कि सर इसके ऊपर इतना ग्राम रुका, क्या मैं इसको आप लोगों को उदाहरण की मदद समझा दूं? अरे ताकि उदाहरण की मदद समझा दो, ताकि मुझे डबल मेहनत ना करनी पड़े समझाने में। तो एक ही टाइम पे आप लोगों को भी समझ आएगा और एक ही टाइम पे मेरा वर्क भी कम हो जाएगा, लोड भी कम हो जाएगा, तो मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी फिर समझाने के लिए। उदाहरण की मदद समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मुझे बता दीजिए भाई, जो उदाहरण लिखा है मैंने, मान लो आपने सबसे ऊपर कितना एम की सीव रखी है, 80 mm की सीव रखी, और 80 mm पे जो रुका, बताना जरा कितना रुका। तो यहां पर आप लोगों ने वेट ग्राम में, तो मान लो 10 ग्राम रुका, कितना ग्राम रुका, 10 ग्राम रुक गया। एक ग्राम में लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ग्राम ऊपर अगर आपने ग्राम लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद आप लोग कितना रखो, पहले सीव बताओ, आप बताओ कितने रखेंगे, 40 mm। तो 40 mm की सीव अगर आप mm रख दो, 40 mm की सीव, इसके मान लो कितना रुका, हाँ कितना, 30 ग्राम। उसके बाद मान लो आप लोगों ने कितना रखा, हाँ 20 mm की सीव रखी, उसके ऊपर मान लो कितना रुका, फिर से 30 ग्राम रुक गया। उसके बाद अगर आप लोग फिर कितने के रखोगे, 10 ग्राम, मान लो कितना रुका, हाँ 20 ग्राम।
उसके बाद कितना रखेंगे 4.75, मान लो कितना रुका इसके ऊपर 10 ग्राम रुका, ठीक है। अब आप बताए टोटल कितना ग्राम लिया था फिर आपने 100, ठीक है। एक जीरो और बढ़ा दो ताकि थोड़ा ज़्यादा 1000 100 ग्राम लिख दो, चलो एक जीरो और बढ़ा दो। आप बताइए टोटल कितना लिया था आप लोगों ने 1000 ग्राम सैंपल लिया था, ठीक है। तो 1000 ग्राम सैंपल लिया था, टोटल लिया था कितना, आप तो चाहो तो कितना ग्राम लो 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये रिजल्ट कहाँ से मिले पहले मुझे बताओ, ये मुझे कहाँ से पता चला, ये सारी चीज़ कहाँ चल रही है, ये सारी चीज़ लैब में चल रही है। तो अलग अलग सीव में कितना हुआ और मैंने आप लोगों को नोट करवा दिया। अब क्या हुआ मुझे देखना है, अब इसको मैं देखना परसेंटेज प्रतिशत में बदल सकता हूँ इसको कि भाई साहब कितना परसेंट बदला। ये तो आपने 1000 ग्राम लिया ना, अगर 2000 ग्राम तो 2000 ग्राम तो अलग रुकता ना, तो हम इसे परसेंट बदल दे। तो ध्यान सुनना, अब हम देखते हैं आपका अगला जो कॉलम बनाया मैंने, इसके जो सारे रिजल्ट हो मैंने किसमें बना दिया आपके, इसके एक टेबल बना दिए। ये टेबल का फॉर्मेट आप लोग देख लेना, और टेबल किसी काम का नहीं आपका, ठीक है। ये टेबल सब किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, सब आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ पाए बस। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स में पढ़नी ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके नोट्स में सिर्फ किस लिए है, एनोलॉजी है, ताकि आपको बस समझ आ जाए चीज़ें। ये चीज़ किधर है, अब ध्यान सुनना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ परसेंटेज, प्रतिशत, वेट, रिटेन, कितना परसेंट रुका, तो क्या मुझे बता सकता है कि कितना परसेंट रुका। तो अगर आप लोगों ने 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम का कितना ग्राम रुका, 1000 ग्राम का यहाँ कितना ग्राम रुक गया 100, मतलब 10% रुक गया। तो 100 कितना है 10%, ऐसे तो निकालते हैं 100 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये बोल सकता हूँ मैं कितना ग्राम रुका, तो कितना परसेंट रुका 10, मतलब प्रतिशत में निकाल रहा हूँ मैं। उसके बाद ये कितना परसेंट रुकेगा 30%, यहाँ कितना रुकेगा, हाँ 30%, उसके बाद 20%, उसके बाद 10%, ये रुक गया। टोटल जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा, ये चीज़ आ गया। अब ध्यान सुनना, ये हमने इसी चीज़ को किसमें बदल दिया, परसेंटेज में बदल दिया। तीसरा हमें निकालना है आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज। अब पहली बात मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज क्यूमुलेटिव परसेंटेज। अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर है, उसने 5 मैच की सीरीज खेली, तो पहले में वो कितने पे आउट हुआ, मान लो 0 पे आउट हुआ। दूसरे में उसने मान लो 52 रन मारे, तो अभी तक क्यूमुलेटिव कितने रन हो गए इसके दोनों मैच में, 52। फिर उसने फिर आप लोगों के आपका 28 रन और मारे, तो क्यूमुलेटिव कितने हो गए अभी तक, 80 हो गए क्यूमुलेटिव। फिर उसने फिर शतक मारा, अब आप बताइए अभी तक क्यूमुलेटिव कितने हो गए। हाँ, इसका मतलब पूरा पिछला हिसाब किताब जुड़ता जा रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या, क्यूमुलेटिव। उसके बाद फिर मान लो शतक के बाद फिर उसके 2 रन और मारे, अब आप बताइए टोटल कितने क्यूमुलेटिव रन मारे उसने। हाँ, तो 182 का पूरा क्यूमुलेटिव पूरे सीरीज का, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सम। ये चीज क्लियर है। अब ध्यान से, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी तक 80 mm तक कितना रुक गया, कितना परसेंट रुक गया, 10% ना, पहले में तो 0 ही मारे, तो 10% रुक गया, आया ना, बोलिए। अब अभी अगर मैं आपसे बोलूं 40 mm तक टोटल कितना रुक गया, तो 10 पहले का और 52 ये, तो कितना परसेंट रुक गया क्यूमुलेटिव, 40%। इस चीज समझ आ गया। उसके बाद अगर हम बोले अभी तक कितना रुक गया, 70, क्यूमुलेटिव वाला समझ आएगा, पिछला हिसाब किताब पूरा जुड़ता जाएगा, कितना हो गया 70, उसके बाद 90, उसके बाद सीधा क्या आएगा 100, 100% आपका। मतलब इसका मतलब क्या है, 100% किससे ऊपर रुक गया, 4.75 और 4.7 में रुक गया। इसका मतलब समझ आ गया। इतना हमें टेबल बनाना होता है, सारी चीज़ें कहाँ चल रही है, लैब में चल रही है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से एक चीज़ निकालते हैं, इसका हमें मेन मोड होता है, या इसको लिखता हूँ क्या, n%, इसको बोलते हैं परसेंटेज फाइनर। क्या बोलते हैं इसको, ये निकालना होता है हमें बस। अब ये किसी चीज़ की नहीं, आपके काम की। मैं आपको बताऊँ काम की चीज़ क्या है। अब आप बोले सर काम की चीज़ ने पढ़ा क्यों रहे, क्योंकि बेटा फिर समझ नहीं आएगी ना चीज़ें। इसका मतलब किसी भी चीज़ का तब तक नहीं समझ आएगा जब तक बेसिक पता ना हो। बेसिक पता है, नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, इसको हम बोलते हैं क्या, परसेंटेज फाइनर। अब परसेंट फाइनर का मतलब क्या होता है, इसके होता है 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो 100 में से क्या माइनस कर दो, क्यूमुलेटिव। अब ध्यान सुना, लिखना नहीं, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अब ध्यान सुना, 100 में से अगर मैं 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंट कितना, 90 आ जाएगा। उसके बाद 60, उसके बाद 30, उसके बाद
10, उसके बाद 0%। अब से इसका मतलब क्या है, पहले हम बात करते हैं परसेंटेज फाइनल का मतलब क्या है। परसेंटेज फाइनल 90 का मतलब समझिए पहले। क्या मैं बोल सकता हूं, नाम से पूछ रहा परसेंटेज फाइनल कि कितने परसेंट पार्टिकल फाइन है, तो ध्यान सुनना। क्या मैं बोल सकता हूं कि देखो यहां से 80 mm से कितने परसेंट पार्टिकल रुके थे, 10 रुके थे, तो मैं तो बोल सकता हूँ 90% पास हो गया, बोल सकते हैं। या मैं ये बोल सकता हूं कि 90% पार्टिकल ऐसे थे जिनका साइज किससे छोटा था, बोल सकता हूं 90% पार्टिकल ऐसे थे जिनका साइज 80 mm से, तभी तो पास होंगे। इसका मतलब 90% पार्टिकल, परसेंटेज फाइनल 90% पार्टिकल ऐसे थे जिसका साइज किससे छोटा था, मतलब 10% पार्टिकल थे जो इसके ऊपर रहे होंगे। ये तो मतलब हो गया इसका, यही बात होगी। अब अगर मैं आपसे बात करूं इसका मतलब क्या है 60% का, कि 60% पार्टिकल ही ऐसे थे जिनका साइज किससे छोटा था, है 40 mm छोटा था, मतलब कि 40% पार्टिकल का साइज किससे बड़ा रहा होगा, अरे 40 mm से बड़ा रहा होगा तभी तो नहीं पास हुआ उससे। परसेंटेज फाइनल 30 का मतलब क्या है, 30% पार्टिकल किससे छोटे रहे होंगे, फिर इस सीप से पास, इस सीप से छोटे रहे होंगे तभी तो पास होंगे, और आया ना बोली। परसेंटेज फाइनल 0 का मतलब क्या है, कि इससे छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं था इसके अंदर, किससे छोटा पार्टिकल नहीं था, 4.75 mm से छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं था। इसका मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल पास नहीं होगा। तो यहाँ परसेंटेज फाइनल का मतलब समझा गया। अब इस पूरे सीव एनालिसिस का जो रिजल्ट है, ये तो टेबल बना है, इसको बनाएंगे हम ग्राफ में। क्या किसे बनाएंगे, ग्राफ। यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यही ग्राफ आपको समझना है पूरा। इस ग्राफ में हम वाई एक्सेस पर, और यहाँ पर क्या दिखाते हैं, एक्स एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर दिखाते हैं परसेंटेज फाइनल, और एक्स एक्सेस पर दिखाते हैं पार्टिकल साइज। कौन सा साइज, पार्टिकल। अब ध्यान सुनना, वाई एक्सेस पर क्या दिखा रहे हैं, परसेंटेज फाइनल दिखा रहे हैं, कहां पर, वाई एक्सेस पर। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं कौन सा, परसेंटेज फाइनल, यहां दिखा रहे हैं पार्टिकल का साइज। अच्छा, ग्राफ को कैसे बना सकता हूं, हमारी मर्जी है। तो मैंने कहा देखो, जब हमारा यहां लिखा मैंने 80 mm, अब आप बोले 80 mm क्यों लिखा, अरे क्या लिख दो पहले, कोई बात नहीं, तो पहले आप लोग नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां से कहां शुरू कर रहा हूं, 80 mm। तो यहां लिखा मैंने कितना mm का, 80 mm, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा बना दो 4.7, तो ग्राफ बस उल्टा बन जाएगा, मतलब क्या रहेगा, सेम। यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, 20, यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, 4.75। यहाँ से हम ग्राफ बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, जब हमारा हमारा पार्टिकल का साइज 80 mm था, बताना परसेंट फाइनल कितना, 90। और यहाँ बोलिए, तो यहाँ से क्या बोलेगा, यहाँ से आएगा 10%, यहाँ क्या आएगा 20, यहाँ क्या आएगा 30, 40। अब स्केल पे नहीं है, ठीक है, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ, स्केल पे नहीं है। उसके बाद 50, 60, 70, 80, स्केल पे नहीं, मतलब सर छोटे छोटे क्यों हो रहे ऊपर जाके, ये स्केल पे नहीं है, क्या आएगा आपका 90। ये हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब मुझे बताइए, जब परसेंटेज फाइनल कितना था, जब पार्टिकल का साइज कितना था 80 mm, तो मुझे बता सकते हैं क्या बोलते हैं, परसेंटेज फाइनल कितना था 90। तो हम बोल सकते हैं कि तो हमारा ये 90 था, जब ये 10 था, जब ये 80 था, ये कितना था 90 था, बोल सकते हैं। जब हमारा ये 40 था, तो परसेंटेज फाइनल कितना था, तो सर परसेंटेज फाइनल कितना था 60, तो 60 कहीं यूं होगा, ये होगा, और आया ना बोलिए। तो जब हमारा परसेंटेज फाइनल 20 था, सॉरी जब हम पार्टिकल साइज कितना था 20, तो बताना परसेंटेज फाइनल कितना था, हाँ, तो परसेंटेज फाइनल था कितना 30, ये आ जाएगा। जब हमारा पार्टिकल साइज 10 था, परसेंटेज फाइनल कितना था, हाँ, तो परसेंटेज फाइनल 10 था, तो हमारा परसेंटेज फाइनल 10 था। जब पार्टिकल साइज हमारा 4.75 था, तो बताना कितना था, तो 0 था, तो हमारा ये हो गया आपका 0। अब इसको हम एक कर्व से ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे इस तरह से, एक आपका एक क्या बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा, एक कर्व बनेगा। इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, इसी कर्व को हम बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कहने बोले ये कर्व मुझे बता क्या रहा है, ये मुझे तो बता रहा है कि कौन कौन से साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, और आया ना बोलिए। अब इसका मतलब समझ लो। अब इस कर्व को देखते कैसे हुआ, बात की बात है। अब ये कर्व सर कैसे बताता मुझे कि कौन कौन साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, रेंज अच्छी है कि बेकार है, वो कैसे बताता है, बात की बात है। पहले हम ये समझते हैं कि सर ये कर्व से हमें क्या करना है, 4 चीजें पढ़नी होती हैं। क्या चीजें, 4। अब 4 क्यों पढ़नी होती है, इसकी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा है।
इन्हीं 4 पार्टिकल, इन 4 जो पॉइंट्स हैं, इन 4 चीज़ों की जो सिग्निफिकेंस हो क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब ये सिग्निफिकेंस कैसे डेवलप की इंसान ने, एक्सपीरियंस बेस पर सारी। यहाँ से हमें पढ़ना होता है 4 चीज़ें। फर्स्ट D60, D50, D30 और D10। ये 4 हमें चीज़ें पढ़नी होती है। 4 चीज़ कहाँ से पढ़नी होती है, किस साइज से, किस कर्व से, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से 4 चीजें पढ़नी होती है। कौन सी, D60, D30, D10 और D। इन्हीं का सिग्निफिकेंस है। कहने का मतलब है कि हमें कहां तक पहुंचना है, ये D60, D10, D30 को पढ़ने तक पहुंचना है। अब क्वेश्चन इसके बाद के आएंगे। सबसे पहले सर मतलब क्या होता है D60 का, पहले इस चीज को समझते हैं। सर ये D60 कहां से पढ़ा जाता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। D30 कहां से पढ़ा जाता है, इसी कर्व से। D10 इसी कर्व से और D30 इसी कर्व से। अब ध्यान सुनना, सबसे पहले देखते हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D60। अच्छा ये कर्व इसी से तो ड्रॉ हुआ ना, ये कर्व इससे ड्रॉ हुआ। सर D30 का मतलब क्या, पहले D60 का समझ लो। वही मतलब किसका होगा, D50। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किसका, D क्या 60। सबसे पहले ध्यान सुनो, D बता, लिखना कोई नहीं, लिखेगा कोई नहीं। D बताता किसको, साइज को। नो इफेक्टिव साइज नहीं। D किसको बताता है, D बताता साइज को। D का मतलब साइज। D किसको बताता है यहाँ पर, साइज। D मतलब होता है यहाँ पर साइज। या आप याद करें डाया बोल सकते हो, लेकिन डाया नहीं होता, मतलब जरूरत नहीं कि सॉइल ऐसी होगी ऐसी। हाँ ठीक है, आप याद कर ले अपने मन में क्या सोचते हो, D मतलब डाया, बट डॉट डाया साइज। अब ध्यान सुनना, D बताता साइज को। अब 60 बताता आप लोगों का किसको, 60 बताता है परसेंटेज फाइनर को। क्या बताता है, अब आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया। मतलब यह है कि वो कौन सा साइज है, D60 मतलब, D का मतलब क्या है, साइज। वो कौन सा साइज है जिसके नीचे 50% पार्टिकल पास हुए। तो बताइए ग्राफ में देखे कौन सा साइज है। तो आपका 50%, ये दिख रहा है 40 mm। तो इस सॉइल का D60 कितना, 40 mm। क्या है, मैं आपको समझा, इसका D60 40 है। और इसका मतलब क्या है, D60 का मतलब, D का मतलब क्या है, वो कौन सा साइज है जिसके नीचे 60% पार्टिकल पास हुए। वो कौन सा पार्टिकल है, देखो यहां से भी देख सकते हैं, लेकिन ग्राफ में समझना ज्यादा आसान पड़ता है। वो कौन सा पार्टिकल है, वो कौन सा पार्टिकल है जिसके नीचे 60% पार्टिकल पास हुए। अरे कौन सा है, D60 कौन सा है, 40 mm तो है। मतलब 40 mm वो पार्टिकल है जिसके नीचे 60% पार्टिकल पास हुए। एक ये समझ आ गया। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D50। D50 का मतलब बताइए, वो कौन सा पार्टिकल है जिसके नीचे 50% पार्टिकल पास हुए। तो यहां इस कर्व से हम क्या कर लेंगे, इस 50 के सामने ये वाला पार्टिकल निकाल लेंगे। और आया ना, बोलिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D30। वो कौन सा साइज है जिसके नीचे 30% पार्टिकल पास हुए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D10। ये कौन सा साइज है जिसके नीचे 10% पार्टिकल क्या हुए, पास हुए। तो ये मत कर देना कि सर एक जगह आया होगा कहीं D60/D10, ऐसा मत करना, D से D, 0 से 0 और आंसर 6। ये क्या है, ये मत करना, ये उल्टी सीधी बात है। ये D60 क्या है, इस साइज, जैसे एग्जांपल यहां पर अगर मैं बात करूं D60/D30 का रेशियो, तो क्या हो जाएगा D60 कितना बता सकता मुझे, D60 तो 40 है, तो D60 बाई क्या D30 फॉर एग्जांपल। तो D60 बताना कितना है यहां पर 40 डिवाइडेड बाई, हाँ, और D30 कितना, D30 20। तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। मुझे ऐसा पढ़ना होता है। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके 4 की सिग्निफिकेंस हमें क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। किस किस की, D60, D50 और D10। अच्छा गौर से देखना, 2 पार्टिकुलर फिलहाल अभी जहां से अभी ऑब्जेक्टिव हमारे निकल के आ सकते हैं। D50 क्या होता है पहले बताओ। D50 वो पार्टिकल है जिसके नीचे 50% पार्टिकल पास हुए, आए ना, बोलिए। या मैं भी तो बोल सकता हूं कि 50% पार्टिकल से बड़े रहे होंगे। क्या मैं बोल सकते हैं कि अगर 50% पार्टिकल ऊपर 50 नीचे, तो ये बोल सकता हूं कि ये एवरेज साइज है। अरे 50 ऊपर औसत है ना। तो इसमें से D50 कौन सा कहलाता, क्या कहलाता, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल।
क्या कहलाएगा? मान लो एग्जाम्पल ये आपका ये क्या था 40, ये आपका मान लो आपका 30 है। तुम्हें बता सकते इस सॉइल के अंदर औसत साइज ऑफ पार्टिकल कौन सा होगा? औसत देखो ना, कहाँ गया 50, तो 50, तो एवरेज साइज में 30 mm का जो साइज है ना, वो इसका सबका औसत आज निकल जाएगा। औसत साइज कितने इसके अंदर औसत? अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया 0, 52, 28, तो इसका सीरीज का एक औसत भी तो होगा। अरे औसत होगा, ये औसत ही क्या उसका डी, ये D50 क्या उसका औसत ही तो है। तो कितने रन हुए उसके सीरीज में? 182 डिवाइडेड 5 कर दो, तो मान जो भी आया उसका क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। तो D60 क्या उसका? एवरेज साइज। और ध्यान सुनना, तो D50 कौन साइज कहलाता है? एवरेज साइज। और D30 कहलाता है इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज कौन सा कहलाता है? इफेक्टिव D60। इसको ये बोला कि जिसने इसको बोला कि इफेक्टिव साइज होता है, इफेक्टिव साइज होता है, बोला एलन हेजन ने। एलन हेजन एक आदमी थे, तो इसको कौन सा साइज बोला जाता है? इसको कौन सा साइज? इफेक्टिव साइज तो बोला ही जाता है D10 को, क्या बोला जाता है? एलन हेजन साइज ही बोला जाता है। तो यहां से पहले दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा साइज इफेक्टिव साइज होता है? हाँ D10, मेरे मुंह से D30 निकला, हाँ तो गलत निकल गया, गलती हो गई। मोदी जी से नहीं निकलता, गलती हो जाती है उनसे भी, ठीक है। तो D10 जो कौन सा साइज है? इफेक्टिव साइज। और D30 क्या है? सॉरी D50 क्या है? एवरेज साइज। तो D10 इज कॉल्ड इफेक्टिव साइज और D50 क्या है? एवरेज साइज। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर सर इनकी सिग्निफिकेंस क्या? वो बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्या निकल के आया, C1 एनालिसिस का रिजल्ट आया, उसको हम किसके फॉर्म में बना लेंगे? ग्राफ के फॉर्म बना लेंगे। अब एक ग्राफ मुझे ये बताएगा कि किस रेंज तक के पार्टिकल क्या प्रेजेंट है। अब कैसे बताएगा वो मैंने आपको भी बताया नहीं, फिलहाल स्टेप बाय समझते जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं कि सभी बताओ सारा। पहले इतना समझ आ गया आप लोगों को? अब सर ये नहीं आया समझ, भाड़ जान दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये समझ आ रहा है कर्व से पढ़ते हैं, किस कर्व से पढ़ना है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इतना समझ लो काम हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी करनी, गधोवाली नहीं करनी। सर ये करूं क्या, इसके अंदर 3 घंटे वेस्ट करूं? अरे भाई साहब पागल हो गया क्या, इसके अंदर 3 घंटे करके क्या करेगा? एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें से। ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों को क्या कहा, समझाने के लिए किया है, ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए कि लैब में होकर हमने क्या किया है। इसके बाद की पूरी कहानी जो आपको बोलूंगा कि ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे पहले कहानी सिर्फ किसके लिए थी? समझाने के लिए थी। अब आप बोलते सर डायरेक्ट ये समझाओ हमें, और यार डायरेक्ट में अगर ये समझाता है आपको समझ कैसे आता? आप खुद सोचिए, नहीं समझ आता ना। तो इसलिए मतलब बेसिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। और लाइफ का कोई भी क्या नहीं है शॉर्टकट नहीं, किसका सीधा ये बताओ। और ये तो मैं बता दूंगा 3 दिन बाद भूल भी तो जाओगे, भूल जाओगे ना। तो लिखिए, अब हम क्या करेंगे, लिखिए नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ C1 एनालिसिस। जो रिजल्ट आए किसके? C1 एनालिसिस, वो हम किस पे प्लॉट करेंगे? क्या नाम है ग्राफ का? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वो हम ड्रॉ करेंगे। द रिजल्ट ऑफ, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखिए जो भाषा आपको आती है। द रिजल्ट ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज प्लॉटेड। इसको प्लॉट करते हैं किस किस के बीच? प्लॉटेड इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको हम कहां प्लॉट करते हैं? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में प्लॉट कर लेते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है? पार्टिकल साइज, द रिजल्ट ऑफ, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखिए शुद्ध भाषा में अपनी, कि इस C1 एनालिसिस के जो सीविंग के रिजल्ट आए उसको हम किस में प्लॉट करते हैं? किस में रख देते हैं? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में रख देते हैं। यहां तक क्लियर? द रिजल्ट ऑफ C1 एनालिसिस इज प्लॉटेड ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या है पहले बताइए। इसमें वाई एक्सेस में क्या दिखाते हैं? वाई एक्सेस में दिखाते हैं परसेंटेज फाइनल, और एक्स एक्सेस में क्या दिखाते हैं? साइज। समझेगा? देखो व्हाट इज, देखो इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या करते हैं? वाई एक्सेस में क्या दिखाते हैं हम? वाई एक्सेस में क्या दिखाते हैं? परसेंटेज फाइनल, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम? n से, n% से, n से। और y एक्स एक्सिस में क्या दिखाते हैं? x एक्सिस में क्या दिखाते हैं हम? साइज दिखाते हैं। ये चीज क्लियर है?
और आए ना बोलिए। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। अब आप लिखिए व्हाट इज परसेंटेज फाइनल। क्या होता है परसेंट फाइनल, बताइए जरा। तो परसेंट फाइनल होता है 100 माइनस, लिखिए नीचे लिखिए परसेंट फाइनल। क्या होता है 100 माइनस कौन सा परसेंटेज? क्यूमुलेटिव परसेंटेज। शायद क्यूमुलेटिव का मतलब समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो परसेंट फाइनल क्या होता है? 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज। यहां तक की बात क्लियर है मेरी? अब इसी चीज को समझने के लिए उदाहरण ले ले। जो ऊपर आपने सारी चीजें लिखी उसको समझाने के लिए उदाहरण ले ले। अब ये याद मत करना सर 100, 300, 300, 200 ये उदाहरण है कि सर याद करूंगा, मुझे याद हो गया जो आपने लिखा था 100 भी था फिर 300 भी था, कहीं नहीं आएगा एग्जाम में। तो इस तरफ एक क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लिखे आपने, अलग अलग सिव ली, अलग अलग सिव ली। उसकी क्या निकला आपका इसके अंदर? वेट रिटेन निकला, कितना रुका। फिर हमने किस में बदले थे, कितना प्रतिशत रुका। फिर हमने बोला क्यूमुलेटिव कितना रुक गया टोटल अभी तक, क्योंकि हमें निकालना क्या है आपका परसेंटेज फाइनल निकालना, वहां तक पहुंचना। यहां तक क्लियर है बात? और यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है? तो यहां तक उसके बाद हम क्या बना लेंगे इससे एक का ग्राफ पढ़ेंगे, और इस ग्राफ से हमें 4 चीजें पढ़नी होती है बाद में। कौन कौन सी? 4 चीजों की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। D60, D10। अच्छा कैसे पता चलेगा सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है? अच्छा आपको कैसे पता सॉइल बहुत ज्यादा, सॉइल की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है? आपको कैसे पता चला कि सॉइल की सिग्निफिकेंस यूकेपीएससी के लिए बहुत ज्यादा है? भाई साहब आपको पढ़ा रहा आदमी, उसको पता है सॉइल बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आपको कैसे पता चला कि भाई साहब पेपर 2 में इरिगेशन और किसका, इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है? आपको सिलेबस दे दिया। तो ये चीजें सिग्निफिकेंस कैसे चीजें डेवलप हो रही है, किस बेस पर हो रही है? एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बोला नहीं यार सॉइल बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, इसका मतलब क्या है कि सॉइल की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा। यही कारण कि मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा उठाया? सॉइल मैकेनिक्स उठाया। एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, दूसरा जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे तब तक पढ़ने की हिम्मत नहीं होगी, इसलिए मैं सॉइल को पहले उठाया। इसके बाद आप लोग चाहे कोई सब उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉइल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्या मांगेगा? टाइम और मेहनत, इसलिए मैंने पहले इसको खत्म कर दिया टाइम से पहले। ये चीज किधर है? तो इस अच्छा समझ आ गया? अब ये मतलब सर क्यों इसकी सिग्निफिकेंस क्यों ज्यादा है? इसकी सिग्निफिकेंस क्यों ज्यादा है? अरे क्यों? क्योंकि किस बेस पर पता चल रहा है इंसान को? इंपेरिकली डेवलप हो रही चीजें कि भाई साहब इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। समझा क्या? चलिए नेक्स्ट, ये कर्व ड्रॉ हो गया। इसी कर्व के रिजल्ट को हमने यहां इसी टेबल के रिजल्ट को हमने यहां बना दिया। और इसको हम क्या बोलेंगे? इस कर्व का नाम बोलिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पार्टिकल का साइज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। ये चीज समझ आ गया? ये चीज क्लियर है पूरी बात? और आए ना बोलिए। अब सुन लो, मेन मोटो ये है, यहां सुन लो, यहां से हमें 4 चीजें पढ़नी होती। क्या क्या चीजें? क्या क्या चीजें? एक D10, D50, D30 और D60। ये 4 चीजों की सिग्निफिकेंस ज्यादा है प्रैक्टिकली। तो लिखिए फ्रॉम, लिख दिया, ग्राफ बना दिया। तब ग्राफ बनाइए रफ, जो नहीं ऐसे बनाए तो उदाहरण लिया ना मैंने एक। तो कोई ये थोड़ी स्टैंडर्ड चीज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये वाली। तो लिखिए फ्रॉम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फ्रॉम किससे? पूछना है कुछ? फ्रॉम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 4 चीजें पढ़नी होती। कौन कौन सी? 4 चीजें पढ़नी होती। कौन कौन सी? पहला फ्रॉम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 4 पैरामीटर्स। 4 पैरामीटर को क्या करना होता है? अरे 4 पैरामीटर को क्या करना, पढ़ना होता है। 4 पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर कौन कौन सा? D10, D30, D50 और D60 आर फाउंड। पता करते हम इनको, कैसे पता कर लिया? और आए ना बोलिए। सबसे पहले व्हाट इज द मतलब ऑफ D60? लिखिए मीनिंग ऑफ D60 क्या है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D60? तो क्या D मतलब क्या है? तो इसके नीचे देखो, D का मतलब साइज, जैसे मैंने लिखा था ना, D का मतलब साइज। 60 क्या है यहां पर? परसेंटेज। अरे 60 क्या है? परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज फाइनर। तो D क्या है? D का मतलब क्या है? D साइज, और 60 क्या है? परसेंटेज फाइनर। ये चीज समझ आ गया? अब क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान सुनना, इसको देसी भाषा में बोल सकता हूं, D60 का मतलब वो कौन सा साइज है जिससे छोटे 60% पार्टिकल है, बोल सकता हूं? और आए ना बोलिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो कौन सा साइज है जिससे छोटे 60% पार्टिकल? तो जैसे ग्राफ में बताना, अगर आपको देखना आ रहा है ग्राफ, अरे 60, ये 40 है ना, तो 40 mm इस सॉइल का क्या है? अरे 40 mm इस सॉइल का क्या है? D60 है। तो वो D का मतलब वो साइज, जिस साइज के नीचे 40% पार्टिकल क्या हो चुके हैं? पास हो चुके हैं, वो इसका क्या है? वो D60 है। यहां तक क्लियर है? कैसे अपना मतलब, अपने उदाहरण आप भी लिख लो, D30 का मतलब बताना क्या है, उधर एक आप अपने तरफ लिखे, तो ऐसी सेम मीनिंग D30 का क्या है? हिंदी में लिख लो, देसी भाषा में लिखे, कोई दिक्कत नहीं लेना, ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग नहीं बनना हमें, गंवार रहिए, ज्यादा बेटर है। क्या लिखा आप लोगों ने? वो कौन सा साइज है जिससे छोटे 30% पार्टिकल है? तो उदाहरण हमारे कर्म में वो कौन सा साइज है बताना जरा। आपने करना, अरे वो साइज वो 20 mm है ना, अरे समझ आ गया? हमारे उदाहरण में वो साइज बताना जिसके D60 कौन सा, जरा हमारा साइज बताना, वो उदाहरण बताइए जरा। और यार इसके सामने देखो ना, 40 mm तो है, समझ पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है। इसके बाद नोट नंबर 1, D10 को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव साइज या फिर एलन हेजन साइज। हेजन साइज, कौन साइज? एलन क्या? हेजन साइज, नाम है आदमी का, ठीक है? अरे जैसे सलमान खान की माँ का नाम है, वैसे इसका नाम भी। सलमान खान की मम्मी का नाम क्या है? हेलन है ना? हाँ, तो वो फीमेल या मर्द था, तो अब क्या बोल सकते हैं? हिंदी में नहीं बोलेंगे ना इसको, महेश, राजवीर, इसका नाम क्या बोलो बताओ हिंदी में? क्या बोलो एलन हेजन को? एलन हेजन ही बोल दो, ठीक है? चलिए, इसको कौन सा ही बोलते हैं? इंपॉर्टेंट करो, इंपॉर्टेंट। D10 को क्या बोलते हैं? D10 इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल सैंपल। D50 क्या है? एवरेज साइज, औसत साइज। तो D50 इज कॉल्ड एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल। एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को सबको? यहां तक मेरी बात क्लियर साहब? जो मैंने अभी तक रखा आपके सामने, आपको क्लियर है? क्लियर है? अब सुन लो पहली बात। अब इस कर्व से पहले हम समझते हैं कि सर ये कर्व मुझे क्या बताता है, करने का मतलब। ये चीज क्लियर है? तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से? D10 और D60 कर लोगे? D50, D10, और किन चार पॉइंट की, किन चार साइज की सिग्निफिकेंस ज्यादा है? D10, D60, D50, D30, इनकी सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकली ज्यादा पाई जाती है। ये चीज क्लियर है? अब ध्यान सुनना, इसको मिटाऊं, अब ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान सुनना। अगर बेटा आपके सॉइल में ये रेंज बहुत छोटी होती, अगर आपके सॉइल में रेंज क्या होती? बहुत छोटी रेंज होती। जैसे ये पार्टिकल है, ये रेंज बहुत ज्यादा है, बहुत छोटी है, और एक बड़ा पार्टिकल, बाकी सब सेम रेंज के, मतलब एक 40 mm का है, उसके बाद सीधा कितने mm का आगे? 30 mm के, मान लो छोटे पार्टी, रेंज छोटी है, बड़ी है, छोटी। तो यही जो ग्राफ है ना, इस चीज को समझना कैसे मिलेंगे लैब के अंदर। तो ये ग्राफ परसेंटेज फाइनर, ध्यान सुनाइए, यहां पर क्या दिखा रहे हम? परसेंटेज फाइनर। यहां क्या दिखा रहे हैं? साइज। अब इस सब कैसे मिलेगा? ध्यान सुना, इसमें से एक ग्राफ ऐसा मिला, ध्यान सुनिए इस चीज को। आपने सॉइल ली, कहाँ चल रहा है? लैब में। आपने एक सॉइल ली और उसके लिए ग्राफ मिला यूं, ये ग्राफ मिला यूं, एक सॉइल है,
दिख रहा है? एक सॉइल ऐसा था जिसके लिए ग्राफ ये मिला, बी सॉइल। तीसरी सॉइल आपकी क्या थी, किसी को समझते रहना, ठीक है। तीसरी सॉइल ये थी आप लोगों की कि यहां था तीसरी सॉइल। चौथी सॉइल ये थी जिसका सीधा ग्राफ ये मिला, ए बी सी ये क्या बना, ए बी सी और का एक अक्षर, अच्छा ये ए बी सी और ये कौन सा है, डी। चार मुझे ग्राफ बना, अच्छा ग्राफ तो अलग अलग बन सकता है ना, और आए ना बोलिए। सबसे पहले ग्राफ ए को देखिए। ग्राफ ए की रेंज देखो बहुत बड़ी है ना, यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म, बहुत रेंज है ना इसमें, देखो ये रेंज ज्यादा है। और आए ना, ये ग्राफ ऐसे क्यों बना ऐसे, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर रेंज बहुत ज्यादा है, तब बहुत लंबा ग्राफ बनेगा ना। और आए ना बोलिए। अब अगर मैं आपसे बात करूं बी ग्राफ को, देखिए बी, इसके अंदर साइज की रेंज देखिए इतनी है ना रेंज, तो ग्राफ भी क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और आए ना बोलिए। ए ग्राफ सी को देखिए, सी ग्राफ मुझे पता क्या बता रहा है, व्हाट इज सी, सी का मतलब क्या है, अगर ग्राफ यूं बनाना, यूं यूं, ये क्या, इसका मतलब क्या है कि आपकी सॉइल में क्या हुआ, गैप आ गया। गैप का मतलब क्या है कि कुछ पार्टिकल के बाद सीधा, जैसे आपका किसके बाद, कि आप लोगों का जैसे एग्जांपल 40 mm के बाद सीधा 10 mm के मिल रहे, 40 mm के बाद क्या है ही नहीं, 30 वाले नहीं है, 20 वाले नहीं है, 25 वाले नहीं है। ये क्या बताएगा, इसको बोलते हैं गैप ग्रेडेड सॉइल। गैप का मतलब क्या होता है कि एक के बाद सीधा बाकी एब्सेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, गैप ग्रेड। अब ध्यान से, पहले वाले ग्राफ को हम बोलेंगे, ध्यान से, क्या पहले वाले की रेंज बहुत ज्यादा है, आए ना बोलिए। इस सॉइल को हम बोलेंगे, चलो पहले गैप ग्रेड को अलग से देख लेंगे। पहले देखो, क्या पहले वाले सॉइल का साइज का रेंज यहां से लेके यहां तक है, इसको हम बोलेंगे क्या, वेल ग्रेडेड सॉइल। क्या बोलेंगे इसको, तो ए ग्राफ किसका है बताइए, वेल ग्रेड का। अब बी किसका है, पुअरली ग्रेडेड। क्यों बोलो उसको पुअरली ग्रेड, क्योंकि बहुत छोटी रेंज है ना इसके अंदर, मतलब सिर्फ इससे लेके इतनी साइज की रेंज अवेलेबल है, मतलब 40 से लेकर, 40 मान लो 40 और यहाँ 30, मतलब बहुत छोटी रेंज अवेलेबल है। क्या बोलेंगे इसको, पुअरली ग्रेड। इसको हम बोलेंगे कहाँ से, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेड। तीसरी सॉइल है, तीसरी देखो, इसमें आप देख रहे हो ना, इस वाले सॉइल में सीधा आप लोगों का ये ग्राफ बना, ये वाला, ये आपका क्या है, ये इसलिए बनेगा, ये इसका D60 कहलाएगा, ये इसका D10 कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट, तभी तो ग्राफ सीधा बनेगा। तो ये वाला जो सॉइल है, क्या अपने आप में इसकी रेंज बहुत ज्यादा बहुत कम है, अरे बिल्कुल इतनी एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है ना, अरे तो एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है ना। इसकी रेंज देखिए, इसकी रेंज ये है, इसकी रेंज ये है और इसकी रेंज यही है ना। अब इसको बोलता हूं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसी, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, तो जब एक जैसा होगा उसकी रेंज क्या होगी बता, रेंज, अरे मान लो सारे पार्टिकल 20 mm के हैं, तो आपका ग्राफ ये तो बनेगा उसका। और आए ना बोलिए, तो ये वाला जो सी, ये वाला ये जो सी है, ये क्या है, ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कब बोलेंगे आप इसको, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कब बोलेंगे इसको, अगर आपके एक ही जैसे मैं आपसे बोलूं कि कल सब व्हाइट टी शर्ट में आएंगे, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा ना सब, और एक जैसा हो जाएगा ना, कि सब कल से हमारी मामला हमने बोल दिया कल से कोचिंग की टी शर्ट व्हाइट टी शर्ट होगी, इसका मतलब क्या है कि सब यूनिफॉर्म हो गया एक जैसा। अब यूनिफॉर्म जो सॉइल होती है, क्या वो अच्छी होती होगी, वो सबसे बेकार सॉइल होती है। अरे सबसे बेकार होगी ना, क्यों, क्योंकि उसमें सारे पार्टिकल कैसे होंगे, हाँ एक जैसे होंगे। तो यूनिफॉर्म ग्रेड ऑल्सो क्या, पुअरली ग्रेडेड सॉइल होती है। यूनिफॉर्मली भी क्या होती है आपकी, पुअरली ग्रेडेड सॉइल होती है। लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इफ साइज ऑफ पार्टिकल इन द सॉइल, अगर सारे साइज एक जैसे हैं, सॉइल को क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए वेल ग्रेडेड, ऑप्शन बी पुअरली ग्रेडेड, ऑप्शन सी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो आंसर क्या आएगा, यूनिफॉर्मली, क्योंकि पुअरली ग्रेड तो ये भी है,
पॉलीग्रेड तो ये भी हैं, ये वाले पॉलीग्रेडेड हैं, लेकिन ये क्या नहीं है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड नहीं है। तो पॉलीग्रेड सारे पॉलीग्रेड अपने आप में क्या नहीं होते, यूनिफॉर्म नहीं होते, लेकिन यूनिफॉर्म अपने आप में क्या होता है, पोर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, उसको क्या बोलेंगे, हाँ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलेंगे उसको। तो सारे गैप ग्रेडेड का मतलब क्या था, गैप ग्रेडेड, कि कुछ पार्टिकल उसमें क्या होंगे, मिसिंग होंगे, कुछ पार्टिकल क्या होंगे, मिसिंग। उसका ग्राफ मैं अलग से बना दूं, गैप ऐसे बना दूं, तो गैप ग्रेड का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ध्यान से। पहले आपका यूं बनेगा, फिर आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, गैप ऐसे बनेगा, गैप हो गया, मतलब उसके बाद कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद आपका फिर ये बने, ये वाला ग्राफ किसका, आप यही बना लेना चारों साथ में। ये क्या है, इसका मतलब क्या, इसके बाद सॉइल क्या आ रही, गैप रह गई। और गैप ग्रेड अपने आप में अच्छा होता है क्या, अरे गैप ग्रेड फिर अपने आप में पुअरली होता है। अब क्वेश्चन आएगा आपके पास, सुन लो, कि अगर कुछ पार्टिकल मिस है सॉइल सैंपल से, क्या बोलेंगे उसको, जैसे 40 के बाद सीधा आगे 10 mm वाले, बीच वाले सारे गायब, क्या बोलेंगे उसको, गैप। और गैप ग्रेडेड भी अपने आप में क्या होता है, पुअरली ग्रेडेड होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर पार्टिकल का रेंज बहुत ज़्यादा है तो ग्राफ भी तो बड़ा बनेगा। तो ये जो मुझे ये ग्राफ का जो मुझे ये ग्राफ जो मुझे बता रहा है, ये वाला, ये मुझे बताना बहुत ज़्यादा रेंज है, ये मुझे तो बता रहा है रेंज बहुत ज़्यादा है। और रेंज ज़्यादा इसका मतलब क्या है, कि वो वेल ग्रेडेड है। लेकिन अब आप बोले सर ज़्यादा और कम का मतलब क्या है, और देखो ये लाइन छोटी या बड़ी, आधे छोटी, अरे यार जब तक अब जब कंपेयर करें तब तो बोलोगे अब तो छोटी हो गई। अब आप बोलेंगे कि मैं थोड़ी बता सकता हूँ, ये वाली लाइन तो बड़ी भी हो सकती है। इसका मतलब तुलना करने, दो की तुलना होती है, अकेले की तुलना नहीं होती। अब आप बोलेंगे कि यार ये राजा बहुत अच्छा था, मैं किससे तुलना कर रहे हो, अब किससे तुलना कर रहे हो, अब आप राम से तुलना कर सकते हो उस राजा की। आप बोल रहे कि सर अकबर अच्छा था, मान लो, तो अकबर की तुलना किससे कर रहे हो, औरंगजेब से कर रहे होंगे, तो अच्छा था। अगर मैं बोलूं भगवान राम से भी अच्छे थे क्या, नहीं थे अच्छे, तो इसकी तुलना किससे करो, तभी तो बता पाओगे अच्छा बुरा कौन है। तो इसका मतलब तुलना करने के लिए क्या चाहिए, दो या दो तो कम से कम चाहिए, तभी तुलना कर पाओगे। अब ध्यान सुनना, इसका मतलब कि ये रेंज ज्यादा है कि नहीं है, इसके लिए पैमाने चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, पैमाने चाहिए। अब पैमाने कैसे बनाएंगे, इंसान बनाएगा। तो पहले ग्राफ समझ आ गया, तो लिखिए सबसे पहले ग्राफ बनाइए। ये ग्राफ हमने सब कहां से बनाए, अरे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से बन रहे होंगे ना, कहां बन रहे, लैब में बन रहे, लैब में बन रहे। तो पहला चारों ग्राफ बनाइए, मैं पूरे ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। पहला ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका है, पहला सुन लो, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका है, ए, व्हाट इज ए, वेल ग्रेडेड, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये पॉलीग्रेड है, रेंज छोटी है ना, यही तो साइज पार्टिकल प्रेजेंट है, ये वाले, ये तो साइज, इतने साइज के पार्टिकल तो प्रेजेंट है, क्या है आपके, ये पुअरली ग्रेडेड है ना। और बेटा ये क्या है, ये वाला यूनिफॉर्म ग्रेडेड, एक जैसा, तभी तो ग्राफ ये बनेगा। और ये वाला मेरे मार्कर नहीं है दूसरा, अदरवाइज मैं आपको बना देता। कहाँ बनाऊं मैं इसको, ये बना दूं, ये क्या है, ये गैप ग्रेड, इसका मतलब कुछ सॉइल अब्सेंट है, गैप ग्रेडेड। ये मुझे कौन बताता यार, अब आप बताओ, आप खुद बताओ, क्या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स प्रॉपर्टी है कि सॉइल को पहचानने में काम आ रही कि नहीं आ रही है, अरे क्या क्या एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है, हाँ या ना बोले सब, है ना, मतलब सॉइल को पहचानने में काम आ रही कि वेल ग्रेड है, पॉली पहचानने में काम आ रही, इसका मतलब ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है। समझ आ गया, ये चीज क्लियर है सबको। तो इस ग्राफ के बारे में लिख दे नीचे, पहले ग्राफ बनाइए, बस ग्राफ बनाइए, ज़्यादा नहीं लिखना, अपना बनाएंगे हम नोट्स प्रॉपर, अपना बनवाऊंगा मैं नोट्स, ग्राफ बनाइए बस। ये ग्राफ कहाँ से ड्रॉ किए, ये रिजल्ट आया किसका, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आया। अब सुन लो, पहला लिखिए आप, पहला ए ग्राफ, ए क्या है, वेल ग्रेडेड का मतलब क्या है कि इसके अंदर रेंज ज्यादा है पार्टिकल साइज की, इसका मतलब वेल ग्रेड के अंदर क्या है, ग्रेडिएशन अच्छा है ना, और टाइप का आदमी चाहिए ना। और फौज में सारे कर्नल ही कर्नल भर दें तो सिपाही भी चाहिए भाई उसके साथ। अच्छी सेना कौन सी, जहां वानर से लेकर राम जैसे योद्धा हो, अरे ये तो होगा, नहीं तो सारे कर्नल ही कर्नल को बोले मैं जा लड़ने, तू जा लड़ने,
मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तेरे से छोटा हूँ, तो कम से कम, क्योंकि हर चीज़ को चलाने के लिए एक ट्राइंगल चाहिए। ये ट्राइंगल होता है, हर ऑफिस जाएंगे आपका पिरामिड फॉलो होता है हर जगह। ये पिरामिड फॉलो होता है या ये पिरामिड फॉलो होता है जब भर्तियाँ होती है हमारी, किसी मैनेजमेंट में ये वाला पिरामिड फॉलो होता है। हेड एक होगा, तभी तो सुनेंगे उसके 10 हेड बना देंगे, तो बोला उसने तो बोला ही नहीं मुझे अभी तक। अब 10 अगर आप लोगों का 10 अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो एक ने बोला क्या छुट्टी है, दूसरा बोलेगा नहीं छुट्टी नहीं है, तो हेड तो एक ही होगा ना। तो हमेशा ये वाला पिरामिड फॉलो होता है। उसके बाद से छोटे क्या होंगे, और ज़्यादा होंगे, फिर मंत्री थोड़े कम होंगे, फिर उसके बाद विधायक थोड़े क्या होंगे, और ज़्यादा होंगे, विधायक ज़्यादा होंगे ना। उसके बाद फिर क्या होंगे, कार्यकर्ता थोड़े ज़्यादा होंगे। उसके बाद फिर तो ये पिरामिड चलता है हर जगह। और हर चीज, हर टाइप का आदमी होना चाहिए ना, वेल ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? भाई मान लो पूरे टीम में अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे ही प्लेयर हो जाते, तो फिर तो आपस में बोलते कि मुझे कप्तान बना, दूसरा बोलता मुझे बना। अभी है वो अभी छोटे छोटे प्लेयर है जैसे आप लोगों का पंत, तो इन दोनों के मजे ले रहे हैं आराम से। क्या भाई हम तो पंगा ले सकते, मुझे टेस्ट भी खेलना है, मुझे T20 भी खेलना है, सुनते रहो आराम से और दोनों की तारीफ करते रहो। तो हर चीज़, हर टाइप का आदमी नहीं हो सकता ना। यूनिफॉर्म होना चाहिए, आप वेल होना चाहिए, वेल ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान सुनना, सबसे पहले देखेंगे वेल ग्रेड का मतलब क्या है। एक जो कर्व वो किसका है, वेल ग्रेड का मतलब क्या है इसका, कि इसके अंदर आपका ज़्यादा रेंज प्रेजेंट है ना, ज़्यादा रेंज प्रेजेंट है, इसलिए ग्राफ बड़ा बना ना। और है ना, बोलिए लिखो वेल ग्रेड मतलब क्या है, रेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्रेडेशन अच्छा है, शेप भी अच्छा है इसके अंदर। क्या है, अब शेप बात की बात है, अभी रेंज से लिख दो। नेक्स्ट, व्हाट इज पुअरली ग्रेडेड, इसका मतलब क्या है, रेंज छोटी है, इसका मतलब रेंज छोटी है। थर्ड, व्हाट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, अगर लिख लेना इसको, ऑब्जेक्टिव में आएगा एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होगा, एक ही ड्रेस में होगा, तो क्या बोलेंगे हम आपको, यूनिफॉर्म बोलेंगे उसको। यूनिफॉर्म मतलब सब एक ही में आ जाएंगे, यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल। याद है, क्लियर है? व्हाट इज गैप ग्रेडेड, अगर कुछ पार्टिकल क्या होंगे, मिस होंगे, मिसिंग, जैसे 80 के बाद मान लो सीधा कितना है, 20 एम वाला आगे, इसका मतलब बाकी तो बीच में क्या थे, एब्सेंट थे। और आया ना, बोलिए गैप ग्रेड हो जाएगा। तो गैप ग्रेड भी अपने आप में क्या होता है, गैप ग्रेडेड इज ऑल्सो पुअरली ग्रेडेड। यहां तक मेरी बात क्लियर है, ये बात क्लियर है? अब सुन लो बात काम की। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि अगर सारे पार्टिकल एक ही साइज के हो जाएं, एक ही शेप के हो जाएं, सॉइल को क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेड या यूनिफॉर्मली ग्रेड? यूनिफॉर्म आएगा, पुअरली मत करना। ये सर आपने तो बताया थे पुअरली भी होते हैं, अरे सर ने बताया भी था कि आंसर कौन सा सही होगा, यूनिफॉर्मली होगा सही। समझेगा? अगर कुछ ना कहीं रेंज जो है वो कन्फाइंड है, बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे उसको, फिर हम उसको क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे उसको पुअरली ग्रेड। ये चीज़ क्लियर है? अब ये रेंज ज़्यादा है कि कम है, ये मुझे नहीं पता है, लाइन बड़ी है कि छोटी है, इसके मतलब तुलना के लिए मुझे कोई पैमाना चाहिए। और आया ना, बोले अब अगर मैंने आपको एक तय कर दिया कि भाई साहब 5, आप मान लो आपने तय कर दिया कि 5 रोटी खा सकता आदमी, पैमाना कितना कर दिया उन्हें 5, आप बोला सर मैंने 7 खाई, तो ये बोल दूंगा तूने ज़्यादा खा ली। वो ज़्यादा मैंने कब बोला, जब मैंने डिसाइड कर दिया पहले कि 5 नहीं दे पाऊंगा भाई तुझे। अब अगर उसने बोला नहीं 5 मैं 3 ही खाऊंगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि तूने 2 कम खाई। इसका पैमाने को लाने के लिए मैंने एक पैरामीटर 5 लाया था। अब ध्यान सुनना, इसका मतलब इसको मिटाओ। अब यहाँ पर लिखिए, फर्स्ट यहाँ पर हम 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें ध्यान से सुनना। फर्स्ट लिखिए आप इसमें कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और एक आता आप लोगों का, ध्यान सुनना, आप कभी इसको जिंदगी में नहीं भूलोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रट के चले जाते हैं एग्जाम में, आप कभी इसको भूलोगे ही नहीं कि सर कौन सी क्या बताता है। ठीक है, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, अब ध्यान सुनना। अच्छा मैं बोला कि कर्व कर्वेचर, कर्व से आया कर्वेचर, तो कर्वेचर क्या बताता होगा, शेप या साइज, शेप।
अरे कर्व, मैंने कहा इसका ये शेप किस ऐसे, तो शेप बताता है ना, ये बताता है किसको, ये बताता है साइज, क्या साइज की रेंज, कि किस रेंज ज्यादा है कि कम है। यूनिफॉर्मिटी मतलब साइज क्या यूनिफॉर्म है या अलग अलग है, ये क्या बताता है, यूनिफॉर्मिटी बताता है, मतलब रेंज किसकी, शेप की या साइज की, ये बताता है साइज रेंज। ध्यान सुना, ये क्या बताता है, साइज की क्या रेंज, और ये बताता है कर्वेचर मतलब शेप की रेंज, ये क्या बताता है शेप। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मिटी क्या बताता है, अगर जितना ज्यादा सीयू, जितना ज्यादा, आप ग्राफ से देख सकते हो कि अगर यहां मान लो आपका ये है, देखो ये फॉर एग्जांपल आपका D60, फॉर एग्जांपल आप लोगों का ये ग्राफ बना, ध्यान सुनना, ये आप लोगों का ग्राफ बना ये वाला, तो इसका D60 है ये वाला फॉर एग्जांपल, और इसका अच्छा एक काम कर, रुक जाओ अभी इसको मैथमेटिकल समझाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, पहले यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या, यूनिफॉर्म मतलब हर साइज के पार्टिकल है कि नहीं है, तो क्या बता साइज की रेंज, ये क्या बताई कर्वेचर मतलब शेप। अब ध्यान सुना, अब हमने एक पैमाना लिया, हमने बोला सीयू जो होता है, सीयू इसको डिनोट करते हैं किससे, सीयू से। सीयू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्म। ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ किस का, ये होता है D60 अपॉन D10, D60 और D10 का रेशियो। अभी D60 और D10 हमने कहां से पढ़ा, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से। अब मान लो कि एक कर्व है, ध्यान सुनना, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, ध्यान सुनना। मुझे आप बताइए कि इसका जो इसका ये क्या है, इसका D60 और ये इसका क्या है D10। दूसरा कर्व है ये वाला, ये इसका क्या है D60 और इसका क्या है D10। मुझे बता सकता है कौन सा ज्यादा आएगा, और नीचे वाला ज्यादा आएगा। जब नीचे वाले कम वाले में से ज्यादा को डिवाइड करोगे तो इसका ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा सीयू उतनी ज्यादा रेंज, और है ना बताइए, इसका मतलब सीयू है वो पैमाना जो मुझे बताएगा कि वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड, वो सीयू है जिसकी बात कर रहा हूं मैं। तो सीयू क्या बताता मुझे, सीयू क्वेश्चन आता है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या बताता है, यूनिफॉर्म एक साइज के हैं कि नहीं है, मतलब क्या है ये बताता है साइज रेंज, और जबकि ये क्या बताएगा। अब ध्यान सुनना, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि देखो अगर ये 1 आया, देखो 1, ये ऐसा ग्राफ बना था हमारा एक सीधा, उसके लिए 1 आएगा, वही उसका क्या होगा D10, वही उसका D60 आएगा, और आया ना बताइए। तो CU1 किसके लिए आएगा बताना, बता सकते मुझे, CU1 किसके लिए आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर CU आ गया 1, इसका मतलब क्या हो, उसका D60 और D10 देखो ना बराबर ही, सारे के साइज है ना, अरे आया ना बोलिए। तो CU1 आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां से एक रिजल्ट निकला कि जितना कम CU आएगा उतनी बेकार ग्रेडेशन होगा, और आया ना बोलिए। तो चाहे वो सैंड हो चाहे वो ग्रेवल हो, अगर CU1 आ गया, प्रैक्टिकली 1 आएगा क्या कभी, अरे आप सॉइल लाएंगे तो एक साइज के पार्टिकल थोड़ी होंगे उस पर प्रैक्टिकली, उसमें तो मिक्स होंगे। तो अगर CU1 आएगा क्या बोलेंगे इसको, यूनिफॉर्मली। और ये सारा हम इससे पढ़ रहे हैं ना, बार बार ग्राफ नहीं ले सकते, तो मैथमेटिक्स हमने कहा एक पैमाना है कि CU अगर कितना आ गया 1, क्या बोल देंगे उसको, यूनिफॉर्मली। उसके बाद अगर CU, अब देखो सैंड के लिए, किसके लिए, सैंड के लिए, अगर CU 6 से बड़ा आएगा, ध्यान सुनना, और CU किससे बड़ा आएगा, उसको बोलेंगे हम वेल ग्रेडेड सैंड। क्या बोलेंगे, वेल क्या ग्रेडेड सैंड, अच्छी सैंड बोलेंगे उसको। और अगर CU 6 से कम आ गया, पुअरली ग्रेडेड सैंड, उसको बोलेंगे हम बेटा क्या, पुअरली ग्रेडेड सैंड। समझ आ गया। उसके बाद ग्रेवल, अरे सीविंग तो इसी के लिए होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं किसके लिए, ग्रेवल, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ग्रेवल की, CU अगर किससे बड़ा है, 4 से, उसको बोलेंगे हम क्या, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। क्या, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और अगर CU किससे छोटा आ गया, 4 से छोटा आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम क्या, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। अब सुन लो, चाहे सैंड हो चाहे ग्रेवल, अगर 1 आएगा तो दोनों को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली ग्रेड। अब सुन लो, 1 में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इंसान जब पेपर देने जाता है
वहाँ पे 6 और 4 में उसको कन्फ्यूजन होता है, अरे इतने में तो 6 और 4 में। ये बोला सर मेरे को तो 8 में भी कन्फ्यूजन था, वहाँ पे 8 में तो ना कन्फ्यूज कहाँ होगा आदमी कि यार इतना तो पढ़ा था कि 6 था कि 4 था, ये मैं भूल गया और भूल जाता हो जाता है कांड एग्जाम में। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि अच्छा पहले तो जितना ज़्यादा क्या उतना रेंज। तो ध्यान सुनना, सैंड की स्पेलिंग किससे होती है शुरू? एस से, और 6 की भी किससे होती है? एस से। याद करने का तरीका ये। तो सैंड के लिए तुरंत याद आएगा, नहीं 6 से ज़्यादा होगा तो वेल ग्रेड होगा। अब भूल ही नहीं सकता इंसान कि नहीं ग्रेड वो 4 था कि 6 था। सैंड की स्पेलिंग एस से होती है और 6 की भी किससे होती है? 6 से, और सॉरी एस से। तो हमको ध्यान आया था कि नहीं यार, याद करने का तरीका ये कि कुछ ना आएगा वेल ग्रेडेड सैंड के लिए, वेल ग्रेडेड सैंड सी यू कितना होता है? तो आंसर होगा 6 से ज़्यादा। याद कर लोगे। और अगर पॉली ग्रेडेड सैंड होगा तो 6 से कम। तो 4 और 6 में तो कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो लिखिए इसको सबसे पहले सी यू। अच्छा हाँ, दूसरी बात, क्या सी यू 1 से छोटा हो सकता है? अरे कहाँ हो जाएगा सी यू 1 से छोटा यार, अरे सी यू 1 ही तो हो सकता है बस। तो कुछ ना क्या सी यू नेगेटिव हो सकता है? अरे नहीं हो सकता नेगेटिव। सी यू की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। देखो ना, आगे समझ। तो लिखिए पहले लिखो सी यू। क्या होता है सी यू? बताता क्या है? इट रिप्रेजेंट साइज रेंज। क्या बताता है ये साइज की रेंज बताता है। समझ आ गया भाई सबको? समझ आ गया? साइज रेंज बताता है। रेंज कैसे बताता है? जितना ज्यादा सी यू उतना बड़ा ग्राफ होता है, या उतनी ज्यादा रेंज होती है। तो जितना ज्यादा सी यू उतनी ज्यादा पार्टिकल की क्या। अच्छा ये क्या बता, क्या लिखा आपने? रेंज बता। किसकी रेंज? साइज या शेप? अंडरलाइन करो साइज, अंडरलाइन करो उसको, साइज को। साइज, यूनिफॉर्मिटी। कर्वेचर से क्या ध्यान आएगा? शेप। बोलोगे नहीं कभी टॉपिक को, ठीक है? लिख दिया। नेक्स्ट, जितना ज्यादा सी यू उतना ज्यादा आपका ग्रेडेशन होगा, उतना ज्यादा रेंज होगी। ये तो बता रहा है, राय ना बोलिए, उतना रेंज बोलेगी। चलिए फॉर्मूला क्या है इसका? D60/D10। अब ये नहीं आया 6, यहां से नहीं आया बेटा 6, 0 से 0 कैंसिल और D से D कैंसिल। ये मत करना, समझ आ गया? यहां तक क्लियर सबको? यार ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान सुनना, इसको टेबल की फॉर्म में दे दूं जानकारी, ऐसे में पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आपके नोट्स में से होगा तो लिखने में पढ़ने में मजा नहीं आएगा, आंख पकड़ नहीं पाएगी। इसको टेबल की फॉर्म में दे दूं तो इसको मिटाऊं? एक काम करते हैं, इसको टेबल की फॉर्म में देंगे तो आंख पकड़ लेते हैं हमारे नोट्स ना, तो आंख जाती जाती है एक बार वहां पे, एक बार पढ़ लेते हैं इसको क्या लिख रहा होगा। तो थोड़ा नोट्स ऐसा बनाए जो आई कैची हो ना, कि नोट्स पे सीधा हमारी क्या आ जाए, नजर जाए। इस तरह से हम नोट्स को सजाएंगे, मतलब प्रॉपर। ध्यान सुनना, पहला इधर लिखेंगे हम क्या? इधर लिखेंगे हम क्या? इधर लिखेंगे हम सी यू, या इधर लिखेंगे हम टाइप ऑफ क्या? टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है? इधर लिखेंगे हम क्या उसका? सी यू, ठीक है? चलिए पहला फर्स्ट लिखेंगे बेटा हम क्या? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या? ग्रेडेड सैंड और क्या दोनों के लिए किया है? ग्रेवल। लिख देंगे ऐसे। सी यू कितना? 1। तो सी यू जाएगा आपका कितना? सी यू इक्वल्स टू 1। दोनों के लिए की बात है, यूनिफॉर्मली। और यूनिफॉर्म अपने आप में क्या होता है? सबसे पुअरली होता है हमारे लिए, ठीक है? दूसरा, सबसे पहले सेकंड, यूनिफॉर्मली क्या? ग्रेडेड सैंड। बोलिए सी यू किससे ज्यादा? 6 से ज्यादा। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, अच्छा सॉरी, यूनिफॉर्म तो 1 ही होगा फिर। यूनिफॉर्मली तो कितना होगा? 1। क्या होगा? वेल ग्रेडेड सैंड। सी यू किससे ज्यादा होगा? 6 से ज्यादा। समझ आ गया? दूसरा, अगला पुअरली ग्रेडेड क्या? सैंड। कितना होगा बताओ पुअरली ग्रेड के लिए? कितना होगा? सी यू लेस देन 6 होगा, है ना? बोलिए। अच्छा ऐसे क्या आप लोग अगला चार्ट पूरा कर सकते हो इसको?
क्या होगा बोलिए? वेल ग्रेडेड, क्या वेल ग्रेडेड ग्रेवल क्या होगा बोलिए भाई? Cu इज ग्रेटर देन 4। ये क्लियर है? उसके बाद अगर अगला क्या आएगा? पुअरली ग्रेडेड क्या? सैंड नहीं, कितना होगा? Cu लेस देन 4। ये क्लियर है? समझ आ गया चार्ट? समझ आ गया? क्लियर? और सुन लो, यूनिफॉर्मली ग्रेड अपने आप में क्या होती है? पुअरली होती है। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 ये लिखेंगे कि नोट नंबर 1 ये लिखेंगे कि Cu की वैल्यू कभी भी किससे छोटी नहीं हो सकती? 1 से। तो Cu हमेशा क्या होगा? रेंज क्या है? लिमिट क्या है Cu की? Cu की रेंज Cu इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये कभी भी क्या नहीं हो सकता? प्रैक्टिकल वैसे तो 1 होगा ही नहीं कभी भी, वैसे भी आपको जब जाओगे तो 1 कभी भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन आपकी क्लासरूम में वैल्यू अगर हम ये बोले कि यूनिफॉर्म हो जाए तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इससे कुछ क्वेश्चन कर लिया अभी तक के? चलिए निकालिए गुप्ता एंड गुप्ता बुक फटाफट। अरे देख लो ना कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है आप लोगों का टॉपिक। दिखाइए पहला, क्वेश्चन नंबर 26 लगाइए। लगाइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर पार्टिकल साइज रेंज? पार्टिकल साइज अभी तो पढ़ा है। इफेक्टिव साइज, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, तो ये तो बता रहा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अरे आए ना बोलिए, कर्वेचर क्या बताता? अभी भले हुआ नहीं, वो शेप बताएगा। क्वेश्चन नंबर 28 लगाइए। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। अरे 1 ऑलवेज कहां से हो जाएगा? इक्वल और लेस देन 1 नेगेटिव नहीं हो सकता है, और इक्वल टू ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा? 1 और 1 से ज्यादा। ये चीज समझ आ गया? नेक्स्ट आ जाओ आप सीधा क्वेश्चन नंबर 175। 175 A soil having particle of nearly the same size, कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल जिसके पार्टिकल क्या है? सब सेम साइज है। ऑप्शन ए वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड। इसका मतलब इससे चारों से क्वेश्चन कर लोगे, जरूरत थोड़ी आएगा। अगर बहुत सारी रेंज प्रेजेंट है, वेल ग्रेड एक ही साइज के प्रेजेंट है। अगर भी आपके रेंज बहुत छोटी है, पुअरली। अगर गैप है तो गैप। तो ये पता नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करना काम हो गया। इससे रिलेटेड कोई से क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोगों के बन जाएंगे। ये चीज क्लियर है? कितना हो गया टाइम? अभी तो है। नेक्स्ट लिखिए अगला, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इस टॉपिक को तो पूरा कर लेते हैं, क्यों भाई? अगला लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ क्या? कर्वेचर। इसको लिखिए सीसी। उसको किसी ने डिनोट किया था? Cu से। उसको पहले वाले को Cu से किया था, इसको किससे करेंगे? Cc से। अब एक बताओ, कर्वेचर मतलब शेप, ये किस रेंज को बताता है? ये किसको बताता है? शेप। तो लिखिए पहले Cu किसको बताता था? साइज, यूनिफॉर्मिटी, साइज। और Cc शेप। देखिए इट रिप्रेजेंट शेप रेंज, इट रिप्रेजेंट शेप रेंज, इट रिप्रेजेंट बेटा शेप रेंज।
ठीक है, इस शेप की रेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज समझ आ गया। अब इसका मतलब हमें पैमाना चाहिए। CU का फॉर्मूला बताइए, फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा D60/D10। ये कहां से पढ़ा? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। अब आपका क्या आता है? अब आता है CC। पहले CU बता दो एक बार मुझे ना, ताकि भूल ना जाओ आप लोग। D60/D10 ये हो गया। अब CC क्या पहले क्या बताता है? तो अंडर इसको चाहे अलग पेन से लिख के ऊपर साइज को अलग से लिख देना और नीचे शेप को अलग से लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन है कौन साइज बताता है कौन शेप बताता है। तो ये क्या होता है मालूम है? रेशियो था किस किस का? D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। ये याद रखना डायरेक्ट फॉर्मूला। और ये सारे फॉर्मूले कहां से डेवलप हुए भाई साहब? इंपेरिकल। ये कुछ नहीं है प्रूफ। कैसे डेवलप किए? इंपेरिकल। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके सड़े हुए से पेपर के लिए सड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, घिसे पिटे क्वेश्चन आज ही पूछे जाते हैं, समझ रहे हो? अब सुन लो, D30 आपको पता है, D60 या D10 क्या है। अब ध्यान सुनो, ये क्या, अगर ध्यान सुनना, एक बता दे किसी को, इसी को समझ लो। CC की जो रेंज होती है CC, वो 1 और किससे? ध्यान सुनो, अगर तो 1 से 3 के बीच आएगी। ध्यान सुनना, इसको समझना पूरे। अगर 1 से किसके बीच आएगी? 3 से। तो ये मुझे बताता है कि सॉइल में बहुत अच्छी क्या है? रेंज है शेप की। तो ये बताता मुझे क्या? वेल ग्रेड। ये मुझे बताता है वेल ग्रेड, मतलब किससे किसके बीच? तो 1 भी और 3 भी। तो क्या बताता है? वेल, मतलब बहुत सारी रेंज है। अगर 1 से छोटा आया और 3 से क्या आया? बड़ा, इसको बोलते हैं गैप ग्रेडेड। इसका मतलब क्या है कि आपके बहुत सारे साइज ऐसे हैं जो उसके शेप प्रेजेंट ही नहीं है। तो किसके पास बताता है? तो लिखिए इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना, चाहे हर किसी के लिए, चाहे सैंड हो जाए चाहे ग्रेवल, दोनों के लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हाँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ऊपर वाली चीज कम हो सकती है, मतलब जीरो, नेगेटिव मतलब 0 से कम। नेगेटिव हो सकता है मतलब 1 से कम, 0 से भी मतलब 1 से भी कम हो सकता है। नेगेटिव मतलब 1 से कम, नेगेटिव नहीं 1 से कम। हाँ, पॉइंट में आ सकता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। तो ये अगर 1 से 3 होगा तो क्या बोलेंगे इसको? वेल ग्रेड सैंड और वेल ग्रेड ग्रेवल। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो एक चीज हमने कैसे निकाली, सब पता समझ आ गया पूरा। अब एक काम करते हैं, लाइए फिर बुक। अब इसमें क्वेश्चन नंबर बनाइए 27। क्वेश्चन नंबर 27 बनाइए। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत? सही बोल रहा है ना वो। पहला, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट शेप ऑफ पार्टिकल साइज। शेप बताता है क्या ये? अरे यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट क्या बताता है? साइज बताता है। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट क्या? साइज रेंज। ये बताता है शेप ऑफ द पार्टिकल। शेप बताता क्या है? शेप बताता है साइज। ऑप्शन बी क्या करेक्ट? कौन सा? तो गलत है। फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेड बोथ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1। नहीं, अरे 1 क्या? CC तो 1 होता है, लेकिन CU अगर 1 होया तो पुअरली हो जाता है, गलत हो जाएगा। और स्टेटमेंट को समझते रहिए, समझा क्या? ऑप्शन नंबर सी, अ सॉइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड। एक सॉइल को वेल ग्रेड तब बोला जाता है इफ एज मोस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ द सेम साइज। क्या तब बोलते हैं वेल ग्रेड? जब वो सब एक ही साइज, तो बहुत ही पुअरली ग्रेड है। आंसर नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। ये चीज क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? उसके बाद एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 187 187।
हाँ भाई समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 187 ये कह रहा है फॉर गिवन सॉइल सैंपल, सबके पास बुक है। सीसी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सीयू क्या है? यूनिफॉर्मिटी। D10 क्या है? वो हमें पता है, इफेक्टिव साइड। D30 क्या है? वो भी हमें पता है, D30। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर गुप्ता एंड गुप्ता का कौन सा है? एंड गुप्ता क्या 187 ना। वो कह रहा है सीसी 1 दिया हुआ है। सीसी कितना दिया हुआ है? 1। तो सीसी की 1 है आपको 1, ठीक है भाई साहब। सीयू कितना दिया हुआ है? सीयू कितना दिया हुआ भाई साहब? 4। अब वो कह रहा है कि D30 बाई D10 कितना होगा। क्या पूछ रहा है? D30 बाई D10 कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन में क्या रखा हमें, तो एक क्या आंसर चाहिए? 2, 1.75, 1.5, 1.25। ये लीजिए बुक। अब ध्यान सुनना, मैंने आपको क्या बोला, कभी भी क्या नहीं बनना है, आइंस्टाइन नहीं बनना है। वो सदियों में एक बार पैदा होते हैं और चले जाते हैं। अगर आइंस्टाइन होते तो यहाँ होते। जो भी आपको एक एग्जाम क्लास में पढ़ा रखा, वो देखिए सीयू के बारे में कितना आता है, मोर देन इनफ। सीयू होता है क्या, पहले बता। सीसी पहले सीयू बता दो, सीयू क्या होता है? D60 बाई, सर इतना पता है मुझे, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं आता। इसको लिख ले अपने बोर्ड, उसमें क्या बोलते हैं पेपर में, रफ कॉपी के लिए तो मिलता होगा पेज, या वहाँ भी नहीं मिलता। हाँ तो ध्यान से, तो अब ये बोल सकता हूँ, इसका मतलब मुझे सीसी कितना दे रखा? सीयू 4 दे रखा, लिख दो ऐसे 4 दिया हुआ, ये दिया हुआ है ना सीयू। अब बताओ सीसी क्या होता है? सीसी D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय D60 इंटू, ये कितना गिवन है? 1 गिवन है ना, 1 गिवन है। मुझे किस किस का रेशियो निकालना है? अरे D30 और किसका? D10 का, है ना। तो क्या मैं बेटा यहां से ही लिख सकता हूं? ध्यान सुनना, मुझे ये D60 दिक्कत कर रहा है ना, तो क्या इस D60 को D10 में बदल दूं? और आया ना, बोलिए ना। तो मैं लिख सकता हूं कि D60 बराबर क्या, 4 टाइम ऑफ D10 लिख दूं ऐसे, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ क्या हो जाएगा? D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 D10 का स्क्वायर हो जाएगा। D10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? अरे यार इसमें रख दिया ना मैंने, इस D60 को, इस D60 की जगह क्या रख दिया मैंने? D इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ? अबे वही नहीं कुछ इसमें लायक समझाने वाला क्या है। तो D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D10 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो तो क्या आ जाएगा? D30 बाई D10 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2 आंसर, ठीक है। ये अरे कुछ नहीं, क्या इतना समझाने वाली बात ही नहीं है। क्या है ये? मुझे अगर मैं इसको गायब कर दूं तो अपना इसको, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? D60 बराबर 4 टाइम्स ऑफ D10 लिख सकता हूँ। तो मैंने वही पुट किया, हो गया, समझ आ गया? हाँ भाई, तो ये हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी खत्म होता है, ठीक है। समझ आ गया क्या? तो ठीक है, बाकी इसको हम कल करेंगे, अगली प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी।